अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। आई एम ट्रैवलिंग मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यही वजह है कि मैं एक डेढ़ दिन से अपना वीलॉग नहीं कर पा रहा। लेकिन इसी एक डेढ़ दिन में गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पे अगर आप चाहें, और ज़रूरत भी इस चीज़ की है कि उनमें से हर एक के ऊपर एक अलग वीलॉग, एक वीडियो, एक डॉक्यूमेंट्री, एक एसे जो है वो लिखा जा सकता है। फॉर इंस्टेंस, जो फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी है, छोटी सी ननी मुनी सी गैबोन, वहां पर थर्सडे के दिन एक मिलिट्री इंटरवेंशन होना, वहां का एक प्रेसिडेंट जो एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन में अपने आप को दोबारा री इलेक्ट करवा रहा है, उसका फौज को हटा देना। और फिर वहां पे अगर आप सूरत हाल को देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजेंबलेंस मिलती है, क्योंकि गैबोन के साथ हमारी उस तरह से फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं है, हमारे अपनी जाती जो प्रेजुडिसेस हैं वहां पे इन्वॉल्व नहीं है। तो हम गैबोन के पॉलिटिकल मॉडल के अंदर पाकिस्तान की ट्रेजेडी, पाकिस्तान के चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप में से जो लोग पढ़ने का शौक रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप लोग न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी डेक्लन वल्च की है उसे पढ़ें, और आपको बड़ा आप बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरह से एक पॉलिटिकल मॉडल फेल होता है। और ये कि पॉलिटिकल, जब कहीं मिलिट्री इंटरवेंशन होती है तो वो परसी सिर्फ मिलिट्री इंटरवेंशन से खराबी नहीं शुरू होती। मिलिट्री इंटरवेंशन और मार्शल लॉ जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम की ओवरऑल खराबियों का एक हिस्सा है, और पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर, वहां पर एक फेल्ड मॉडल होना और जो मिलिट्री इंटरवेंशन होती है, ये दोनों लाजिम व मलजूम होते हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। बट कमिंग बैक फ्रॉम द डाइग्रेशन, पाकिस्तान के अपने अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं, फॉर इंस्टेंस पहली डेवलपमेंट पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल डेवलप कर रही है, एक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में किस तरह से एक फ्लक्चुएशन हो रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इलेक्शन की एक अर्ली डेट देने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, रूमर है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हमें क्या मूड नजर आ रहा है, बार एसोसिएशन, खास करके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वकला तहरीकें किस किस्म की पोजीशन इख्तियार कर रही हैं, और पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट जनाब हामिद खान साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के हवाले से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब भी लिखी है, द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसका इस वक्त 3rd एडिशन चल रहा है, उन्होंने थर्सडे के दिन लाहौर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मीनिंगफुल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। कि वो सब डेवलपमेंट्स हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप गुज़िश्ता 24 और 36 घंटे की डेवलपमेंट्स को और आने वाले जो 48 घंटे हैं उनकी डेवलपमेंट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर या 12 घंटों में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट तो वो होगी जहां इमरान खान के वकला उनकी अपील फाइल कर चुके हुए हैं उस स्पेशल कोर्ट के सामने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी है, जिसे एक मैजिस्ट्रेट जनाब जुल्करनैन साहब हेड कर रहे हैं एज ए जज ऑफ द स्पेशल कोर्ट। और इसके सामने इमरान खान के वकला की 2 प्रेयर्स हैं, 2 रिक्वेस्ट हैं। एक ये कि इमरान खान को जमानत पे रिहाई मिले, चूंकि अब वो जुडिशल के ऊपर हैं एज पर द ऑर्डर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ दिस कोर्ट। और सेकंड ये है कि उनका जो ट्रायल, इन कैमरा ट्रायल किया जा रहा है एक जेल के अंदर, अटक जेल के अंदर, उसे वहां से निकाल कर इस्लामाबाद के अंदर एक ओपन ट्रायल उनका किया जाए, जिससे सारी दुनिया जो है वो देख सके। इस स्टेज के ऊपर जाहिर है कि इमरान खान के वकला और खुद इमरान खान को और हम में से किसी भी अवेयर सिटीजन जो है, ये मीडिया को ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये जो स्पेशल कोर्ट है ये इमरान खान के वकला को सैटरडे के दिन या आने वाले चंद दिनों में कोई प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की रिलीफ दे सकेगी। उसकी वजह ये कि ये जो स्पेशल कोर्ट है इसे एक खास लिमिटेड नैरो मकसद के तहत बनाया गया है। ये कोई अदालत तो है ही नहीं है, ये कोई हाई कोर्ट है ही नहीं है, ये कोई सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं है, और जाहिर है कि इसके पास कोई पावर्स नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, और इस वक्त कोई पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी नहीं है जहां ये अदालत के ऊपर इतना प्रेशर हो कि वो इमरान खान को रिलीफ दे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान को आने वाले दिनों में रिलीफ नहीं मिलेगी। इमरान खान को अगर रिलीफ मिलेगी, उनके वकला को रिलीफ मिलेगी, पाकिस्तान के सिस्टम को रिलीफ मिलेगी, तो वो उन बहुत सी और डेवलपमेंट्स की वजह से मिलेगी जो साइड बाय साइड पैरेलल चल रही हैं, जिसका मैंने अभी आपके सामने इन 6-7 डेवलपमेंट्स का जिक्र किया। इस हवाले से बहुत से मैंने नोट्स बना के रखे हैं, यहाँ मेरे सामने, ये आप देख सकते हैं, देयर आर दीज पेजेस के नोट्स हैं, और मैं एक एक करके मैं आपके सामने इसकी डिटेल्स लेकर आता हूं। लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। अच्छा, स्टार्टिंग बाय द पॉइंट, सबसे पहले ये कहना बहुत जरूरी है कि जहां इमरान खान को फौरी तौर पे अगले 24, 48 या 72 घंटों में तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगी, और क्योंकि अगर आपको ऐसा बताता है तो सिर्फ आपको मिसलीड करता है, आपको मिस इन्फॉर्म करता है, डिसइन्फॉर्म करता है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के मुझे ऐसा लगता है, एज पर माई एनालिसिस,
کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک خیال ہے کہ وہ عمران خان کو کئی مہینوں تک پابند سلاسل رکھیں گے، انکمیونیکاڈو رکھیں گے، دنیا سے الگ کر دیں گے، اور اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز، جو ایک نام نہاد ڈی لمیٹیشن ایکسرسائز ہے، جو در حقیقت جس کے دو بنیادی مقاصد ہیں. ایک یہ ہے کہ الیکشن کو لٹکایا جائے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے یا بہت دیر تک لٹکا دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکٹورل ڈسٹرکٹس کی اس طرح سے مینجمنٹ کی جائے، اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جائے الیکٹورل ڈیٹا کو، ووٹرز کے ریکارڈ کو، کہ آپ اپنے من پسند قسم کے الیکشن کروا کے ایک من پسند قسم کا ڈھانچہ کھڑا کر سکیں. اور پھر پریزیڈنٹ پاکستان آرمی چیف جو ہیں ان کو یہ ڈھانچہ آ کے ایکسٹینشن دے، اور وہ بھی پچھلے آرمی چیف کی طرح، جنرل باجوہ کی طرح اپنے 3 سال مکمل کرنے کے بعد مزید 3 سال لیں، پھر ہو سکتا ہے مزید 3 سال لے لیں، کیونکہ اب یہ پاکستان میں ہر آرمی چیف کی جو ایک دلی خواہش ہے کہ مجھے ایکسٹینشن بھی ملے اور مجھے ایکسٹینشن ملتی چلی جائے. جس طرح جنرل باجوہ جو ہیں جب اکتوبر 2022 میں امریکہ تشریف لائے، میں بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں جو بہت ہی کیٹیگوریکلی بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا پورا اس وقت یہ پلان تھا، وہ چاہتے تھے کہ ان کو واشنگٹن سے اپروول ملے مزید کنٹینیو کرنے کا. یہ اور بات ہے کہ جی ایچ کیو کے اندر اپنے تمام کولیگز کو انہوں نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ بالکل ایکسٹینشن نہیں چاہتے، لیکن وہ اس قسم کی ڈبل ٹرپل گیمز کھیلنے کے ماہر تھے، لیکن ان کو اپروول نہیں مل سکا تھا واشنگٹن سے. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پورا ایک گیم پلان ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی. اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے الیکشن نہیں کرا سکے گی جس طرح کے الیکشن وہ کروانا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ سارا ماحول انہوں نے پیدا کیا ہوا ہے. لیکن اور اس میں وہ جو اس وقت فلکچویشن ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی پوزیشنز میں، وہ اس لحاظ سے ایک امپورٹنٹ اس کا سمٹم ہے. لیکن ایک یہی سمٹم نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن کی سمٹومیٹولوجی اور ان کی جو بدلتی ہوئی فلکچویٹنگ پوزیشن ہے، اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں ایک اور بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی طرف جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ہمارے سامنے آتی ہے. وہ لاہور شہر میں ہے، جہاں پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ایک بار پھر گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن اس کی جو سیکوینس ہے جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، کہ کس پوائنٹ پہ بات شروع ہوتی ہے اور کس پوائنٹ پہ بات ختم ہوتی ہے. عدالت ہے، جناب جج صاحب ہیں امجد رفیق صاحب لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے سامنے نیب پیش ہوتی ہے، جناب پرویز الہی صاحب کے وکیل بھی پیش ہوتے ہیں. عدالت کہتی ہے، جج صاحب کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو ان فزیکل پرسن عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. نیب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمیں پولیس نے یہ بتایا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی حالات اچھے نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے، رسک ہے، اور ہم ان کو عدالت کے سامنے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو عدالت کے سامنے پیش کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں پولیس نے بتایا ہم پیش نہیں کر سکتے. جج صاحب جو ہیں وہ انسسٹنٹ ہیں، امجد رفیق صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ پریکاشنز لیں، بندوبست کریں، ان کو احتیاط سے، سیفٹی سے، سیکیورٹی سے عدالت کے سامنے پیش کریں. اس میں نیب کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس نیسیسری اس وقت فیسلٹیز نہیں ہیں ان کو سیف طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ریور بیڈ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں اور پولیس کے بہت سے ریسورسز اور پولیس کی بلٹ پروف وہیکلز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو گئی ہیں. اس پہ اگر بلٹ پروف وہیکل کا مسئلہ ہے تو لطیف کھوسا صاحب اور دوسرے وکلا وہاں پہ ہیں جو پرویز الہی صاحب کی پیروی کر رہے ہیں کیس کی، وہ کہتے ہیں جی بلٹ پروف وہیکل تو پھر ہم پرووائڈ کر دیتے ہیں، عدالت کہتی ہے پرووائڈ کر دیں. سو 8 گھنٹے میں اس پریشر کے تحت نیب جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو، جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، پہلے پی ایم ایل کیو کے لیڈر تھے، ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں امجد رفیق صاحب جو ہیں ان کی رہائی کا ضمانت پہ حکم بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ انہیں پنجاب کی پولیس جو ہے اب کسی اور کیس میں گرفتار نہ کرے، نہ تو اس کیس میں ان کو کسی اور بہانے سے گرفتار کرے، نہ ہی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت ان کو گرفتار کرے. اور یہ حکم دینے کے بعد عدالت ان کو عدالت کی سیکیورٹی کے ساتھ along with the police, along with his own security ان کو ان کے گھر کی طرف روانہ کر دیتی ہے. ابھی اپنے گھر کی سڑک پہ پہنچتے ہیں چودھری ظہور الہی روڈ کے اوپر کہ پولیس کے ساتھ کچھ اور سادہ میں بہت لوگ آتے ہیں، ان کی گاڑی کو روکتے ہیں. گاڑی میں سے پہلے لطیف کھوسا صاحب کو باہر نکالا جاتا ہے، اس کے بعد زبردستی پرویز الہی صاحب کو گاڑی سے نکالا جاتا ہے ایک چوپائے کی طرح، جس طرح سے کوئی لاش، کوئی مردہ یا کوئی بے ہوش آدمی کو اٹھایا جاتا ہے کہ ایک بازو ایک طرف، یعنی چاروں سائڈ سے بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کے پرویز الہی صاحب کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے. اس کی ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹر پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک سین ہے دیکھنے والا. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز، اپارٹ فرام دی انڈیسنسی، اپارٹ فرام دی انڈیسنسی اور بےہودگی جو ہے سین کی، اس کے علاوہ اس میں نوٹ یہ کریں کہ یہ کہانی جب شروع ہوتی ہے تو پولیس اور نیب یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں
ان کی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے ان کو عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا چونکہ ہم ان کی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے. جب یہ کہانی کچھ گھنٹوں کے بعد ختم ہوتی ہے تو اس چیز پہ ختم ہوتی ہے کہ اسلام آباد کی پولیس پرویز الہی صاحب کو مینٹیننس آف پبلک آرڈر سیکشن 3 کے تحت MPO 3 جیسے عرف میں کہتے ہیں انہیں گرفتار کرتے ہیں. یعنی 4 گھنٹے پہلے پرویز الہی کی زندگی کو خطرہ ہے اس لیے پولیس اور نیب ان کو پیش نہیں کر سکتی. 4 گھنٹے کے بعد وہی پرویز الہی جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کو امن آما کو پیس کو بہت بڑا خطرہ ہے اس لیے مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت پرویز الہی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب جب میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پاکستان از اے کامیڈی شو, یہ کارٹون شو ہے, تو مجھے خود بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ یار یہ محیط پیرزادہ بڑی زیادتی کر رہا ہے, بڑا ظلم کر رہا ہے, یہ دیکھو کس طرح کی بات کر رہا ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اس پورے سین کو آپ دیکھیں, اس میں آپ کو یہ کارٹون کامک فلم ہے, یہ کامیڈی شو ہے, یہ کیا ہے. پہلے پرویز الہی جو ہے اس کی پرویز الہی کی زندگی کو خطرہ ہے, 4 گھنٹے کے بعد پرویز الہی کی وجہ سے پورے پاکستان کو خطرہ ہے اور اس کو ایک ڈفرنٹ قانون میں آپ پکڑ لیتے ہیں. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو پورا انتظامی ڈھانچہ ہے یہ اوپر سے حکم مانتے مانتے, کیونکہ اوپر سے حکم ہے کہ پرویز الہی کو چھوڑنا نہیں ہے, عدالت اگر چھوڑ دیتی ہے پھر پکڑ لو, لیکن آگے نیچے انتظامی ڈھانچے کے پاس کوئی ٹول ہونا چاہیے, کوئی قانون ہونا چاہیے, کوئی سیکشن ہونا چاہیے جس کے تحت ان کو پرویز الہی نے پکڑنا ہے. بیکاز اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تو نہیں پتا کہ کس طرح سے پکڑنا, کہتے پکڑ لو, چھوڑنا نہیں ہے پکڑ لو. تو یہ ایک ٹوٹل کنفیوژن, ایک ٹوٹل ایڈہاکزم, ایک ٹوٹل یعنی کہ سر پیر نہیں سمجھ آ رہا ان کو کہ کیا کرنا ہے, ہاتھ پاؤں پھولے میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں والی صورتحال ہے. یہ وہ ایڈہاکزم ہے جس کو آپ بہت دیر تک نہیں چلا سکتے. یہ وہ ایڈہاکزم ہے, یہ وہ ٹیمپرری اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جسے آپ کنٹینیوسلی اگر چلائیں گے تو پورے سسٹم کا, پورے نظام کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا. تو یہ تو ہو گئی ایک سچویشن. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس سے آگے چلیں, ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سوال, وہ یہ کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے. جب لاہور ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہاں انہوں نے چھوٹی سی ایک پریس ٹاک کی, وہ بھی آپ کو ٹویٹر کے اوپر مل جاتی ہے. اس پریس ٹاک میں کچھ صحافی بار بار ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے رہے جس کا پرویز الہی صاحب نے جواب نہیں دیا کہ جناب امپریشن یہ بھی ہے کہ جیل میں آپ سے لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن پرویز الہی صاحب پھر ایک پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں ان سے ہوتی ہیں جو پہلے سرنڈر کر دیتے ہیں, جو کوئی بات مان رہے ہوتے ہیں, جن کا کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. کیا پرویز الہی صاحب کو اس وجہ سے سزا مل رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا جو ان کا فیصلہ تھا, ان کو کہا گیا کہ آپ نہ توڑیں, لیکن اس سٹیج پہ جنوری 2023 کے اندر انہوں نے اس اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے چونکہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. تو کیا اس چیز کی ان کو مسلسل سزا دی جا رہی ہے, یہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کی یا یہاں اسٹیبلشمنٹ کی ایک لارجر حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ اس پورے پروسیس سے پرویز الہی صاحب کو اپیرنٹلی ہیوملیٹ کرنے کے پورے پروسیس سے تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس میں پرویز الہی صاحب کو ایک مضبوط, اسٹرانگ, نڈر, دلیر, پرنسپل لیڈر کی حیثیت سے پریزنٹ کیا جائے. یہ دونوں پوائنٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ واقعی پرویز الہی صاحب سے, جیسے بعض ویلاگرز نے اس کا دعویٰ کیا کہ پرویز الہی صاحب پہ اس چیز کا غصہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جنوری 2023 کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا حکم نہیں مانا, اسمبلی توڑ دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پورے پروسیس کے ذریعے جس میں اپیرنٹلی پرویز الہی صاحب کو زدوکوب کیا جا رہا ہے, ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے, اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ جو ہے پرویز الہی صاحب کو ایک لیڈر کی حیثیت سے تیار کر رہی ہے جس نے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو سنبھالنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان منظر عام سے گم ہو جائیں گے, یا عمران خان خود ہی مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی پوری جو پنجاب کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اسے پرویز الہی صاحب کے حوالے کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک ڈن ڈیل, یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک فائنل ایسا ہی ہے. میں آپ کو دونوں پرسپیکٹو دے رہا ہوں. ایک پرسپیکٹو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کو سزا مل رہی ہے, جینون ہے سارا کچھ. دوسرا پرسپیکٹو ہے کہ نہیں, پرویز الہی صاحب کے ساتھ واقعی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. پرویز الہی صاحب آخر پرانے پاپی ہیں, 50 برس سے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ہر رینک اینڈ لیول پہ فائل پہ ان کا ایک ریلیشن شپ ہے, تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دوبارہ ایک ریلیشن شپ بن سکتا ہے. اور کوئی ایسا بڑا انہوں نے جرم اور چھرا گھونپا نہیں کسی بڑے افسر کی پیٹھ کے اندر کہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا رہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ چونکہ عمران خان کو منظر عام سے گم ہی رکھنا ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں کہ گزشتہ 48 گھنٹوں سے یا 72 گھنٹوں سے اب عمران خان جو ہے بالکل انکمیونیکاڈو ہیں. آپ کو وہ خبر بھی نہیں آ رہی کہ ان سے کسی کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا, اور اب تقریباً ظاہر ہے
5 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 1 सितंबर हो गया है, 26 दिन हो चुके हैं कि इमरान खान को दुनिया से इनकम्युनिकाडो कर दिया गया। तो एक स्ट्रेटजी है कि आपने इमरान खान के बेस में से, बिकॉज एक चीज इमरान खान है, दूसरा इमरान खान का फॉलोअर बेस है, तो इमरान खान का जो बेस है पॉलिटिकल, वो आपने किसके हवाले करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आपको यहां पर मद्देनजर रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि ईसीपी की जो फ्लक्चुएटिंग पोजीशंस हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की, वो क्या है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडरशिप से, जिसमें फहमीदा मिर्जा साहिबा शामिल थी, उनसे एक मुलाकात करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक स्टेटमेंट इशू की, या बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है, जो पहले उन्होंने कहा था कि 14 दिसंबर 2023 को कहीं मुकम्मल होगी और इलेक्शन कहीं जाके फरवरी 2024 में होंगे, अब वो 30 नवंबर तक भी इस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को मुकम्मल कर सकते हैं, और उसके नतीजे में उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन जल्दी जल्दी करवाए जाएं, यानी कि वो जनवरी 2024 में भी हो सकते हैं या उससे पहले भी हो सकते हैं। इसको मैं कहता हूं जो फ्लक्चुएटिंग पोजीशन है। अब ज़हन में रखिए कि इससे पहले उनकी जिन जमातों से मुलाकात हुई, उसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, फिर ANP है, और फिर उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुई है या नहीं हुई, लेकिन भारत। अब पॉइंट ये है कि इसमें जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें ANP है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और BNP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट ही का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, और यही चीज आप GDA के हवाले से कह सकते हैं। तो फिर एक चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP वगैरह जो हैं, वो इंक्रीजिंगली PMLN से इलेक्शन के हवाले से एक मुख्तलिफ पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। उसकी एक वजह जो है वो ये भी है कि कहा जा रहा है और नजर भी आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके ज्यादा बेहतर रवाबत हैं वाशिंगटन के अंदर, ज्यादातर लॉबिस्ट जो शोर मचाते रहे गुज़िश्ता 17-18 महीनों से, जिन्होंने वाशिंगटन में एक एंटी इमरान फीलिंग पैदा की, और जिन्होंने ये तासुर पैदा किया कि बिलावल जरदारी पाकिस्तान के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़े मौसर वो एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर होंगे वगैरह वगैरह, बड़े कैपेबल, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड एंड सो ऑन। वो सारा का सारा धड़ा जो है वो इस मौके पे ये महसूस करने लग गया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ साहब के साथ तो ज्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। नवाज शरीफ साहब की वाशिंगटन में कोई से नहीं है, उनकी कोई यहाँ लॉबिस्ट नहीं है, उनका यहाँ कोई प्रेजेंस नहीं है, यहाँ उनका कोई वाली वारस नहीं है। जबकि यहाँ पीपल्स पार्टी की सपोर्ट और सिंपैथी, उसके लिए सॉफ्ट फीलिंग जो है वो पाई जाती है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर। और अब पीपल्स पार्टी, ANP और उसके साथ बहुत से जो लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल धड़े हैं पाकिस्तान में, उनको लग रहा है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते और बहुत ज्यादा लटक जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी से नथी जितने भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, लिबरल्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, सारे के सारे, उन सब का मुस्तकबिल जो है खतरे में पड़ जाएगा। बिकॉज किसी इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे तो इनकी जदोजहद नहीं थी इमरान खान के खिलाफ, जो गुज़िश्ता 4-4.5 बरस की इनकी जदोजहद थी इमरान खान के खिलाफ, वो जाहिर है इनकी अपने मटेरियल इंटरेस्ट में जदोजहद थी। उसमें कोई इनका, अगर आप गौर से इनके पोजीशंस को देखें, इन सबको, आई एम सॉरी टू से, तो उसमें किसी किस्म की कोई जेन्युइन इंटेलेक्चुअल पोजीशन आपको नजर नहीं आती, क्योंकि वो प्रेजेंट उसको इसी तरह से करते हैं कि बड़ा जेन्युइन इंटेलेक्चुअल किस्म का उनका इशू था इमरान खान के साथ, तो नहीं था। तो अब इन सबको धड़का लगा हुआ है, और जब अमेरिकन एम्बेसडर मुलाकात करते हैं इलेक्शन कमिश्नर के साथ, उससे पहले अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक ट्वीट इस हवाले से करते हैं, तो एक फीलिंग पाई जाती है वॉशिंगटन के अंदर भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि अगर इलेक्शन बहुत ज्यादा लटकने लग गए तो कहीं लटक ही ना जाए, और ये ना हो कि ये लटकते 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 कई महीने इसमें गुजर जाएं और महीने साल में बदल जाएं, और फिर कांग्रेस को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन के साल में क्या शक्ल दिखाएगी, जहां बाइडेन के मुखालिफ जो हैं इस इशू को भी डेफिनेटली उठाएंगे। इलेक्शन ईयर में हर चीज उठ सकती है, तो ये भी एक चीज उठेगी, खास करके इंटरसेप्ट की स्टोरी। तो ये इस किस्म का कुछ प्रेशर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गिर बिल्डअप हो रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है अपनी पोजीशन को चेंज करते आपको नजर आ रही है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त एक फ्लक्चुएटिंग पोजीशन है, इसे देख के मुझे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी किताब याद आ रही है, जो 1990s में को 30 बरस पहले मुझे किसी ने दी पढ़ने के लिए। और ये किताब बेसिकली तो भी मैनेजमेंट के हवाले से, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हवाले से, और किस तरह से मैनेजमेंट में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको अख्तियार करनी होती हैं, लिखी हुई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, जो मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, अमेरिका की टॉप मैनेजमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। इस किताब का जो पहला चैप्टर है, थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट है ये, लेकिन इस किताब का जो पहला ही चैप्टर है 3-4 पेजेस का, उसमें जो ऑथर है वो ये चैप्टर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एस्केलेशन डी एस्केलेशन, कि कैसे स्ट्रेटेजिक मैनूवरिंग के अंदर आप पहले एस्केलेट करते हैं और फिर आप डी एस्केलेट करते हैं। और वहां उसने एक एग्जांपल दी, एक कॉलेज की यंग
19-20 साल की कॉलेज अमेरिकन स्टूडेंट लड़की की, जो कि एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करती है, और कई उस जमाना, अभी ईमेल नहीं है, ये ईमेल से पहले का ज़माना है जब लोग खत लिखा करते हैं, तो उस लड़की का अपने माँ बाप को खत आता है, और खत कुछ इस तरह से शुरू होता है कि मैं बहुत अफसोस है मुझे, आई एम वेरी सॉरी, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं 4-5-6 हफ्ते से आपसे रब्ता नहीं रख सकी, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और मुझे इस वक्त फौरी तौर पे आपकी मदद चाहिए, मुझे $500 चाहिए, और उसका बैकग्राउंड ये है कि $500 या $750 चाहिए, और उसका बैकग्राउंड ये है कि मैं अपनी खिड़की पे, मेरी 3rd फ्लोर के ऊपर खिड़की थी यूनिवर्सिटी के कमरे में, डॉम में, वहाँ मैं पेंट कर रही थी, वहाँ से मैं नीचे गिर गई, जब मैं नीचे गिरी तो मेरी टांग टूट गई, मेरा फ्रैक्चर हो गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, और फिर जब मैं हॉस्पिटल पे थी, जब मैं रिकूपरेट कर रही थी वहाँ पर आफ्टर द फ्रैक्चर, तो मेरा एक यूनिवर्सिटी का ही एक स्टूडेंट था, पता नहीं क्लास वाला था, सीनियर था, उसके साथ मेरा एक रिलेशनशिप डेवलप कर गया, और मैं जो हूँ वो प्रेग्नेंट हो गई, और अब शायद मुझे अबॉर्शन करवानी पड़ेगी, और मुझे उसके लिए $750 चाहिए। और ये 2 पेजेस जो हैं वो लड़की पूरे ये लिखती है, पेज 1 पेज 2। 3rd पेज में ऑथर ये कहता है कि उसमें अब पहला पैराग्राफ ये लिखा होता है कि मुझे माफ कर दे, मैंने ये सब झूठ बोला है, एक्चुअली ये कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मेरा जो इंग्लिश का मेरा टर्म था पेपर, वो मेरा फेल हो गया, और जिसकी वजह से मुझे इंग्लिश रिपीट करनी पड़ेगी, और मुझे उसके लिए $500 या $750 चाहिए। उसमें फिर वो आगे ऑथर ये लिखता है कि दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एस्केलेशन डी एस्केलेशन, कि जब आप पहले एस्केलेशन बिल्डअप करते हैं तो आप एक फियर बिल्डअप करते हैं, एंग्जाइटी बिल्डअप करते हैं, टेंशन बिल्डअप करते हैं, फिर जब डी एस्केलेट करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उस टेंशन को आप रिलीज कर सकते हैं, उसमें आप अपने लिए ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करते हैं। क्योंकि जब पेरेंट्स ये पढ़ते हैं कि यार ऐसा सब कुछ, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सब बकवास थी, और उसको सिर्फ $750 या $500 चाहिए, उसका टर्म फेल हो गया, तो अगर आप शुरू में ही वो लिखे पहली लाइन में कि मेरा इंग्लिश का टर्म फेल हो गया और मुझे इस टर्म को रिपीट करना पड़ेगा, तो जाहिर है कि पेरेंट्स का बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत गुस्सा होगा। लेकिन जिस तरह से वो पूरी स्ट्रेटजी इख्तियार करती है, पहले उनकी टेंशन बिल्डअप करती है, फिर उस टेंशन को रिलीज करती है एस्केलेशन डी एस्केलेशन में, और पेरेंट्स कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये सब बकवास है, ये इसको कोई मोहब्बत नहीं हुई, इसकी टांग नहीं टूटी, ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, और ये इसे कहते हैं इसको सिर्फ $550 चाहिए, अंग्रेजी का कोई बात नहीं, अंग्रेजी में फेल हो गई है तो दोबारा उसका टर्म एग्जाम जो है वो दे देगी। ये जो इलेक्शन कमीशन की चेंजिंग पोजीशंस हैं, और जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की चेंजिंग पोजीशन है, वो एस्टैब्लिशमेंट जिसने ड्रामा किया May 9 का, और उसके जरिए सिचुएशन को बहुत एस्केलेट किया, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ड्रामा अब इतना एक्सपोज हो चुका है कि बहुत जल्दी इस किस्म का को बहुत बड़ा ड्रामा करना एस्टैब्लिशमेंट की कैपेसिटी से बाहर हो गया है, और लोगों को भी बहुत समझ आ गई है कि किस किस्म के ड्रामे कर सकते हैं। अब अगर उन्होंने कोई ऐसा ड्रामा करने की कोशिश की तो उनको कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी, उसको कोई बाय नहीं करेगा। तो अब एक नई किस्म की फ्लक्चुएशन एस्टैब्लिशमेंट को करनी पड़ रही है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, सिचुएशन को अपनी साइड पे रखने के लिए, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि असल में जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो कौन सी 4 चीजें हैं जहां से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एक तो प्रेसिडेंट का ये चीज के प्रेसिडेंट ने फैसला कर लिया है, पहले प्रेसिडेंट एक डेट दे सकते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटिशन थी उसको रद्द कर दिया, जो पंजाब के इलेक्शन के हवाले से इन्होंने एक अपील की थी सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के 2023 के डिसीजन के खिलाफ। वकला की तहरीकें जो एक मुत्तहद हो रही हैं, तीसरा पॉइंट। चौथा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन। क्विकली, प्रेसिडेंट की जो मीटिंग हुई थी 23 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उन्होंने मीटिंग रिक्वेस्ट की थी, जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह के रद्द कर दिया था कि चूंकि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57-58 बदल चुका है, वो अमेंड हो चुका है, इसलिए मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी अब कोई जरूरत रही नहीं है। उसके बाद प्रेसिडेंट ने उस पर ओपिनियन मांगी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ठीक कहता है। प्रेसिडेंट ने अपनी लीगल टीम को कंसल्ट किया। प्रेसिडेंट की लीगल टीम ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और जो इलेक्शन एक्ट है वो सबऑर्डिनेट है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और 90 डेज के अंदर इलेक्शन बनते हैं और आपकी ओपिनियन यही होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट 9 नवंबर से पहले की अगर तारीख देते हैं तो मामला कहाँ जाएगा? मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहुत सी पिटिशंस आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 90 डेज के अंदर इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर जनरल होने चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखते हैं थर्सडे का, एक दिन पहले का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैटली जब इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की
अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द 4 अप्रैल, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी हुई थी। पहले 30 अप्रैल की तारीख को एक्सेप्ट किया था इलेक्शन कमीशन ने, फिर तारीख को बदल करके उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके खिलाफ फैसला लिखा कि नहीं, ये बात गलत है और 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। उस डिसीजन के खिलाफ रिव्यू फाइल किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसे कि रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता, उसको डिफर नहीं कर सकता। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जो पिटिशंस आ रही हैं टुगेदर अलोंग विद द प्रेसिडेंट्स पॉसिबिलिटी ऑफ राइटिंग अ लेटर, ये वो 3 चीजें हैं जो एक तलवार की तरह इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के सर पे लटक रही हैं। और एस्टेब्लिशमेंट के जो आगे लोग काम करते हैं, वीडियोज ऑडियो ढूंढने वाले या और काम उठाने वाले, वो इस वक्त गौर कर रहे हैं कि हमने क्या करना है, किस तरह से प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को रोकना है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करना है, और कैसे इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करना है। इसके साथ ही जो आप देखते हैं कि हामिद खान साहब की जो बहुत ही ब्रिलियंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है 40 मिनट प्लस की, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 7 सितंबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कर रही है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इस्लामाबाद में, और उसमें वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें। तो हामिद खान साहब इस अपनी प्रेस टॉक के अंदर ये भी कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही चीजें वो बात ही जबरदस्त करते हैं, लेकिन एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, वो ये कहते हैं कि the army officers must not forget that military institution and the army officers and all their powers they derive are a creation of the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर, पाकिस्तान का आर्मी इंस्टीट्यूशन, आर्मी के जवान, जनरल जो भी हैं, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट से ऑटोनमस नहीं है, उससे बाहर ऑपरेट नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है। ये चीज जो उन्होंने कही, जिस जुर्रत से उन्होंने कही, जिस खूबसूरती से उन्होंने कही, जिस मॉरल अथॉरिटी से उन्होंने वो कही, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही 2 चीजें जब डॉक्टर शहबाज गिल ने अगस्त में, मेरा ख्याल है 2022 में, ये सब कुछ कहा था, तो आपको पता है कि उनको उठा लिया गया और 4-5 हफ्ते तक उनको ज़दोकूब किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। और उस वक्त मैं वाहिद बंदा था पाकिस्तान के मीडिया में, बाकी सब ये कहते थे कि शहबाज गिल की जो पिटाई हो रही है, जो ज़दोकूब हुआ, जो टॉर्चर हुआ, वो बड़ा गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, इतना नहीं होना चाहिए था, कम टॉर्चर होना चाहिए था, कुछ इस किस्म का उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं वाहिद था जिसकी बिल्कुल क्लियर मॉरल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी थी कि शहबाज गिल ने कोई चीज़ गलत नहीं की। शहबाज गिल ने जो कुछ कहा कि पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो बाउंड नहीं है कि इलीगल ऑर्डर्स को माने, दिस इज एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द आर्मी एक्ट इटसेल्फ। अब वही चीज जो है वो दोहराई है जनाब हामिद खान साहब ने, और इसके ऊपर पूरा एक वीलॉग जो है वो डिटेल से बनता है। इन सारी चीजों के अलावा आप ये देखते हैं कि इकोनॉमी की जो इस वक्त सिचुएशन है, इस वक्त कहने में ऑफिशियली डॉलर 305 रुपए का, लेकिन 325 के ऊपर भी अगर मिल जाए, कोई बहुत लकी हो उसको मिल जाए। एलसी देखें किस रेट पे खुल रही है, एलसी बहुत ज्यादा हाई रेट पे खुल रही। तमाम प्रेडिक्शन ये है कि बाय द 31 दिसंबर 2023 डॉलर और रुपी पैरिटी 350 से ऊपर निकल जाएगी, और अगर यही सूरत हाल बरकरार रहती है और इसका कोई हल नहीं निकलता, तो फिर आप 2024 में डॉलर को 500 रुपए की तरफ मूव करते देखेंगे। इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, ये जरा सोचें कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का इसमें इस वक्त सिर्फ एक उनकी ब्रेन वेव है, उनकी थिंकिंग है, या उनका एक नया शोशा है जिससे वो खेलना चाह रहे हैं, वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, SIFC। और SIFC में वो कह रहे हैं कि 4 चीज़ों के जरिए हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में ले आएंगे। और वो 4 चीज़ें क्या हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो मादनियात मिनरल्स है, वो एग्रीकल्चर है, और वो एक चौथी चीज़ जो है इसी तरह से चौथी चीज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस प्रोडक्शन भी है, सब कुछ। अच्छा, बहरहाल द पॉइंट इज दिस कि इस हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर साइरस काजी ने एक प्रेस उन्होंने डिप्लोमेट्स को बुलाया, पाकिस्तान में जितने भी डिप्लोमेटिक मिशन हैं, और उनको कहा कि आप अपनी जरा गौर करें, अपनी अपनी हुकूमतों को ये बताएं कि पाकिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, और हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करें। अभी 2 हफ्ते पहले तक तो हमें ये बताया गया था कि SIFC के लिए सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान वगैरह से सब हो गया है, बड़ी वहां से इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो फिर फॉरेन सेक्रेटरी डॉक्टर साइरस काजी और अच्छे बड़े समझदार आदमी है, उनको अच्छी तरह से पता है कि कोई ऐसा बेवकूफ डिप्लोमेट नहीं है वाशिंगटन में बैठा हुआ जिसको इस खातापुरी के जरिए आप ज्यादा इंप्रेस कर सकते हैं। उनको ये प्रेस टॉक, उनको ये डिप्लोमेट्स के साथ बात क्यों करनी पड़ी? आप क्लियरली देख रहे हैं
یہ SIFC کہیں جا نہیں رہی, یہ ایک اور ڈریم پائپ ہے. یہ وہ 4 کی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. باقی جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو.